हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। माय इजी तरीका में आप सभी का वेलकम है। क्लास 10th की मैथ की सीरीज में आज हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है आपका रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। नाम है क्या? रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। तो आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है क्लास 9th में। रियल नंबर्स बेसिकली जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रैशनल और इर्रेशनल। हम यहाँ पर थोड़ा सा उसका रिव्यू देखेंगे। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को इन्हांस करना चाहते हैं तो आप क्लास 9 का वीडियो देखें। उसमें मैंने सारे नंबर्स के बारे में A to Z एक एक पॉइंट बताया है। ठीक है। सो रियल नंबर टू टाइप के हुए, रैशनल नंबर, दूसरे नंबर हुए इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अब रैशनल नंबर जाके फिर से दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? इंटीजर्स, और दूसरे बन जाते हैं हमारे डेसिमल। बेसिकली जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो भी डेसिमल ही होते हैं। क्या होते हैं? डेसिमल होते हैं। लेकिन इनका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो अलग होता है और जो रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म होता है वो अलग होता है। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? इंटीजर्स में हमारे पास आ जाते हैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे। और जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी सारे आ जाते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर ही। सो डेसिमल, जो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या डेसिमल फॉर्म होता है वो टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे होता है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ भी होता है। इर्रेशनल नंबर में, इर्रेशनल नंबर में भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बात आ रही है आपको समझ में? लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। क्या होता है? रिपीटिंग होता है। और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होता है। किस नेचर का होता है? नॉन रिपीटिंग नेचर का होता है। अब आपको ये बात क्या पता, भूल गई हो, 9th में पढ़ा था, भूल गई होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। टर्मिनेटिंग मतलब कि जो एंड हो जाए, तो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक वो नंबर चलते हैं, उसके बाद वो एंड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1.25, ये नंबर क्या हुआ? पॉइंट के 2 डिजिट बाद क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। अब इसका देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर आ गए जैसे कि 1.11, और ये 1 1 1 1 ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो कि 1 का क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है। और भी देख सकते हो जैसे कि 0.9999, 0.333, ये क्या हो रहे हैं? टर्मिनेट नहीं हो रहे, बट क्या हो रहा है? इनका रिपीटिशन हो रहा है। अब इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। इर्रेशनल नंबर की बात, इर्रेशनल नंबर जो होते हैं, सबसे पहली बात, जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। तो अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये दिखते कैसे, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि एक नंबर लिखा है 0.11011110, 4 टाइम्स 1, फिर 0, फिर 5 टाइम्स 1, फिर 0, फिर ये ऐसे ऐसे करके चला जाता है। एक टाइप का तो ये नंबर हो गया। दूसरा आपने पाई भी पढ़ा होगा। पाई भी क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। तीसरा फॉर्म क्या होता है? रूट के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे कि √3, √2, ये सब क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। अब कुछ और फॉर्म में भी आप देख सकते हो, जैसे कि 2 + √3, 1/√2, 5√2, ये सब क्या होते हैं? 5 - √2। ये सब हमारे हो गए नॉन टर्मिनेटिंग में आ गए, मतलब कि इर्रेशनल नंबर आ गए। ठीक है।
अब थोड़ा सा हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। हमने पढ़ लिया इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं और कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उनका वो तो आपने देख लिया। अब आप थोड़ा सा रैशनल नंबर में और इर्रेशनल नंबर में एक और डिफरेंस देखिए, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और उन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि उनका HCF क्या हो, 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 5/2, 2/5, 3/8। अब यहाँ पे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखा जाए तो 2 और 5, यानी कि यहाँ पे 5 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पर जो HCF बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा 1 बनेगा। और यहाँ पे भी देखिए उसी तरीके से 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि Q नेवर विल बी इक्वल टू 0। Q 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। क्या करे जा सकते, नहीं लिखे जा सकते, कैन नॉट बी रिटन, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर ऐसे होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। थोड़ा एक और बात आप समझ लीजिए। क्या बात ये है कि अगर हम इर्रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें इर्रेशनल नंबर मिलता है, इर्रेशनल नंबर में हम इर्रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो हमें इर्रेशनल नंबर मिलता है। थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए हम इसकी जो फर्स्ट थ्योरम है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है फर्स्ट थ्योरम वो देखते हैं। यहाँ पर थ्योरम दी गई है आपकी बुक की, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a, देन p a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब भाई आप कहोगे कि समझ में तो कुछ नहीं आया, तो समझाते हैं आपको। इसका देखो जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए डेरिवेशन तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन इसका मतलब समझते हैं कि क्या है। कि सबसे पहली बात जो p है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से यानी कि इटसेल्फ या 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक p क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब कंडीशन क्या बोल रही है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिख गया, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, है ना, ये बात कही गई है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। आ रही है बात समझ में आपको, रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। क्या कह रहा है, p a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि वहां भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्राइम नंबर 2 ले लो, ठीक है, और क्या कह रहा है, p डिवाइड्स a स्क्वायर। हम एक नंबर ले लेते हैं 36। 36 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर है कि नहीं है 36। अब 36 का जो स्क्वायर रूट होगा क्या होगा, 6 होगा। 6 होगा या नहीं होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अच्छा ये उल्टा लिखिए, रूट 6 नहीं 6 होगा केवल, यानी कि यहाँ पर अगर हम 36 लिखें तो ये क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, ये 6 होगा। बात आ रही है आपको समझ में। अब अगर 2 36 को डिवाइड करता है, देखते हैं 36 डिवाइड बाई 2, अगर 2 36 को डिवाइड करता है, 2 एक प्राइम नंबर है और 36 यहाँ पे तो इसकी कोई कंडीशन दी नहीं गई है कि जो a स्क्वायर होना चाहिए वो किस फॉर्म का होना चाहिए। तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 6 को भी डिवाइड करेगा। क्या हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि 2 36 को डिवाइड करके क्या देगा, 18 देगा, और 2 6 को डिवाइड करके क्या देगा, 3 देगा। और भी आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे कि अगर 10 का स्क्वायर लिख दिया
और यहाँ पे मैंने एक दूसरा प्राइम नंबर ले लिया 5 और 10/5, यानी कि अगर 5 10 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 10 को भी डिवाइड करेगा। प्राइम नंबर है या नहीं है? तो आपको ये थ्योरम समझ में आ गई या नहीं आई? क्योंकि अगर कोई भी प्राइम नंबर, डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर जो आना चाहिए हमारा क्या आना चाहिए, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। और भी आप एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि हम ले लें 49 को ले लें। ठीक है, अगर 49 को 7 डिवाइड करता है तो 7 को भी 7 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? और ये 49 क्या लिखा हुआ है, 49 एक तरीके से 7 का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, 7 स्क्वायर अपॉन 7। ठीक है, तो यही है ये थ्योरम। इसका डेरिवेशन है नहीं तो हम इसका डेरिवेशन नहीं देखेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसी थ्योरम पे हम जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, जितने भी इस इंट्रोडक्शन पार्ट में क्वेश्चन होंगे, इसी थ्योरम पे बेस्ड होंगे सारे। तो आपको ये थ्योरम समझ में आ गई? एग्जाम्पल से हमने 2-3 एग्जाम्पल से समझ लिया, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो मैंने इर्रेशनल नंबर के बारे में बताया आपको। क्या मैंने बोला था कि आगे हम वीडियो में देखेंगे कि सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल, यानी कि अगर हम रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर ऐड करें तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा, ये इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें क्या मिलेगा, एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। रैशनल नंबर में हम इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। रैशनल नंबर में हम एक इर्रेशनल नंबर को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, हमें एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, क्या 5 या 6 क्या एक रैशनल नंबर है? हाँ, रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं और q जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जितने भी इंटीजर होंगे वो हमारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपने अभी देखा ही था पिछले बार में, क्या देखा था कि रैशनल नंबर के अंदर ही इंटीजर्स आते हैं, है ना। तो इसे 5/1 6/1 लिख सकते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हुए वो हमारे क्या हुए, रैशनल नंबर में। तो अगर यहाँ पे एक रैशनल नंबर मैं ले लेती हूँ, 5 ले लेती हूँ, और इर्रेशनल नंबर √2 ले लूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एक इर्रेशनल, क्योंकि √2 अपने आप में एक इर्रेशनल नंबर है, 5 क्या है, अपने आप में एक रैशनल नंबर है। दूसरी बात, इसी वाले एग्जांपल को ले लें, अगर 5 में से √2 माइनस कर दे तो भी एक इर्रेशनल नंबर ही बनेगा। ठीक है, इसी 5 और √2 को ही ले लेते हैं इसमें, तो 5 और √2 मल्टीप्लाई कर दे तब भी एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। उसी तरीके से डिवाइड कर दे 5/√2 तो ये भी एक क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? तो यहीं पे वो बात लिखी गई है कि द प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। ठीक है, तो जो भी हमारा, अगर हम उसमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में, तो हमेशा और हमेशा हमें क्या मिलता है, एक इर्रेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है √2 इज इर्रेशनल। क्या दिया गया, √2 इज इर्रेशनल, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपके जो सिलेबस में दिया गया है कि हमें अगर किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब आप बोलोगे ये क्या है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता कुछ नहीं है, बस ये होता है कि स्टार्टिंग में हम क्या मान लेते हैं, एक झूठ मान लेते हैं। जैसे कि अगर कह दे कि आपको पता है कि सन अराइजेज इन द ईस्ट, तो हम क्या बोल देंगे, पहले स्टार्टिंग में बोल देंगे कि सन अराइजेज इन द वेस्ट, और बाद में उसको स्टेटमेंट और लॉजिकल थिंकिंग के हेल्प से क्या करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे कि नहीं, हमने जो स्टार्टिंग में माना था वो गलत माना था, जबकि जो रियलिटी में होता है सन क्या होता है, ईस्ट में ही अराइज करता है, ईस्ट में ही उगता है। ठीक है, तो इसी बात से हम स्टार्टिंग में क्या मान लेते हैं, एक झूठ मान लेते हैं, एक क्या कर लेते हैं, या तो अज्यूम कर लेते हैं, और बाद में उसी को क्या कर देते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। और कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि अगर वो वाली बात सही नहीं है तो दूसरी बात तो सही होगी। यानी कि अगर बोल दिया जाए कि कोई भी बात को अगर
ये अगर नहीं लगा दिया जाए, जैसे कि अगर क्या कह दिया जाए कि रूट 2 अगर इर्रेशनल नंबर है और स्टार्टिंग में उसे क्या मान लिया जाए कि रूट 2 रैशनल नंबर है, तो हमें तो पता है कि भाई नंबर तो 2 ही टाइप के होते हैं, या तो रैशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा। तो अगर रूट 2 को स्टार्टिंग में मान लिया जाए रैशनल और बाद में उसे किसी तरीके से प्रूव कर दिया जाए कि ये रैशनल हो ही नहीं सकता, तो अगर रैशनल नहीं होगा तो इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमारे पास भाई दो ही चॉइसेस हैं, या तो रैशनल या तो इर्रेशनल। अगर रैशनल नहीं हो सकता तो इर्रेशनल ही होगा। तो हम इसको किससे प्रूव करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से प्रूव करेंगे कि रूट 2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो देखते हैं क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, लेट अस अज्यूम रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने यही बोला ना कि हमें मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में यही करना है, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की आपको डेफिनेशन पता है कि रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में। सो एज वी नो रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of p बाई क्यू, यानी कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, है ना, एज भी नो है। ठीक है, सो रूट 2 फिर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? रूट 2 विल बी इक्वल टू p बाई क्यू। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि q विल नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो हमें पता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि p और q विल बी को प्राइम। को प्राइम क्यों कहा जा रहा है? कि ये जो हमारे रैशनल होना चाहिए, ये जो हमारा p बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब आप समझिए क्या होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5/80, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 5 ही कॉमन है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 1/16। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो कुछ भी कॉमन नहीं हो चाहिए। अब 1 और 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। एक तरीके से देखा जाए क्या, एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना तो मैंने आपको बताया पिछले वाले वीडियो में ही, है ना। तो आपको बात समझ में आ गई कि P और Q क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। एक और एग्जांपल से आप समझ लो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 20/6। ठीक है, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 एंड 2 10 20, तो 10/3। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब ये क्या हो गया? अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि जब कोई भी रैशनल नंबर फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता वो किस में फॉर्म में आ जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। सो P एंड Q विल बी को प्राइम। और दूसरी कंडीशन हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि P और Q का जो HCF होगा, HCF ऑफ P ऑफ Q, वो क्या होगा? 1 होगा। अब क्या करेंगे हम सेकेंड स्टेप में करेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड पे, इस वाले इक्वेशन पे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका स्क्वायर करेंगे। तब क्या आ जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर आप जानते हो, रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि 2 की पावर 1/2, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा था, स्क्वायर का मतलब ये हुआ। एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा था आपने कि 2 की पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाता था? 1/2 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 2। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 बचेगा। 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही आएगा। ठीक है, तो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये पढ़ा है। तो रूट 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और P और Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? P² / Q²। आ रही बात समझ में? अब क्या करेंगे? हम रीअरेंज करेंगे, Q को इधर ले जाएंगे और 2 को इधर ले आएंगे। तो लाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। Q² क्या हो जाएगा? P² / 2। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है? P² / 2।
एक तरीके से अगर हम इस तरीके से समझें, 36/2 लिखा हो और यहाँ पे क्या लिखा हो 18, इसका मतलब क्या है कि 36 को 2 क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तभी तो जो हमारा क्वोशंट आया है वो क्या आया है, 18 आया है ना। बात आ रही है समझ में आपको? क्वोशंट क्या है हमारा, 18 आया है। तो इसी तरीके से अगर हम इस वाले फॉर्म को देखें तो ये इसी तरीके से एग्जैक्टली ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ठीक है, 2 डिवाइड पी स्क्वायर। अब हम थ्योरम की हेल्प से जानते हैं कि अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन वी कैन से दैट 2 विल ऑल्सो डिवाइड पी। क्या कह सकते हैं कि 2 डिवाइड पी, थ्योरम की हेल्प से ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अभी हमने पिछले ही पढ़ा था। तो अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 क्या करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। तो लेट्स से कि p जो हमारा नंबर हो जाएगा, यानी कि p/2, अगर जैसे कि p 2 को डिवाइड करता है, सॉरी 2p को डिवाइड करता है, तो हम समझते हैं कि c क्वोशंट आया। क्या आया, c क्वोशंट आया। ठीक है, आ रही बात आपको समझ में? c हमारा क्वोशंट आया। अब क्या करेंगे हम, फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करके देखते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, we will get p square upon 4 is equal to c square। अब यहाँ से p स्क्वायर की अगर वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगी, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन को 2 बोल दें तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम पुट कर सकते हैं वैल्यू, सिंस वी नो, यहाँ पे अगर हम क्या कह सकते हैं, p स्क्वायर की जगह 2q स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो 2q स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये 2 2 जा 4 ये आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि q स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, फिर से वही कंडीशन आ गई, यही वाली कंडीशन आई है कि नहीं, कि जहाँ पे 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 2p को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे भी वही कंडीशन आ गई कि 2 डिवाइड q स्क्वायर, सो 2 will also divide q, 2 divide q। ठीक है, थ्योरम की हेल्प से। तो अगर 2q को डिवाइड करता है, 2q को डिवाइड करता है, तो सपोज मान लें हम q/2 इज इक्वल टू d आता है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा। और यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, यहाँ से कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू 2c आ गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से p इज इक्वल टू 2c भी आया और p इज इक्वल टू 2d भी आया है। तो हमने तो स्टार्टिंग में ये कहा था p इज इक्वल टू 2c और q इज इक्वल टू 2d आया। हमने तो स्टार्टिंग में कहा था कि p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ तो एक कॉमन फैक्टर निकल आया, 2 निकल आया या नहीं निकल आया, 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया। यहाँ से HCF हमारा क्या हो गया, HCF तो यहाँ से हमारा हो गया 2 हो गया। सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी, वी कैन से from this we can say that p comma q has a common factor, has a common factor। ठीक है, अगर अब इसमें कॉमन फैक्टर है तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन जो स्टार्टिंग में हमने लिया था वो क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो अब यहाँ पर आप एक लाइन लिखोगे, क्या लाइन लिखोगे, आप इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लें फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, अब हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that P and Q have no common factor। स्टार्टिंग में हमने यही तो लिखा था, तो आपको
ये आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। 1 यानी कि उनका HCF आया था तो अदर देन 1, ठीक है। अब आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our इनकरेक्ट अजम्पशन। हमने इनकरेक्ट अजम्पशन ही तो लिया था, जिस वजह से हमारा क्या आया, गलत प्रूफ हो गया, इनकरेक्ट अजम्पशन। दैट √2 इज रैशनल, यही तो हमने अजम्पशन लिया था, है ना, ये अजम्पशन लिया था हमने, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड that √2 is an irrational number, ठीक है। अब ये इस तरीके से जैसे ये प्रूफ किया है कि √2 इर्रेशनल नंबर है, तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे यहाँ पे रूट में, क्योंकि रूट प्राइम नंबर जो होंगे रूट में अगर आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जितने भी इस टाइप के नंबर होंगे, अगर किसी भी रूट में प्राइम नंबर लिखा हो, जैसे √2, √5, √7, √11, तो आपको इसी तरीके से प्रूफ करना है जैसे इस वाले क्वेश्चन को हमने प्रूफ किया है। अब दूसरे टाइप के भी आते हैं, जैसे कि दूसरे टाइप के नंबर क्या थे कि 5 + √2, तीसरे टाइप के क्या थे 5 √2, है ना, जिसमें हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे। ये हो गया हमारा दूसरा टाइप, ये हो गया हमारा तीसरा टाइप। तो दूसरे और तीसरे टाइप को भी देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। सबसे पहले एक और इसका √2 का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे करना है, ठीक है। तो देखते हैं, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 है, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। तो हमने वहाँ पे क्या किया था, क्वेश्चन को समझा था, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थोड़ा स्पीड में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा हम इसमें पार्टीशन कर लेते हैं जिससे क्या हो कि आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, ठीक है। तो हमने पार्टीशन कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि लेट अस अज्यूम, सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम √3 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले ये लिख देंगे हम, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सो √3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज in the form of p/q, so √3 will be equal to p/q। अब क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आपकी बुक में देखोगे तो p और q की जगह पे a और b लिखा गया है। आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और p और ये q क्या आ जाएगा, p²/q²। रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, q² विल बी इक्वल टू p²/3। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स p², 3 डिवाइड p², so 3 will also divide p, 3 will also divide p, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि अगर p² p को डिवाइड 3 करेगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, सॉरी c आ जाएगा। यहाँ पर कोई एक हम वेरिएबल ले लेते हैं कि अगर हमारा c कोशेंट आएगा, ठीक है।
अब उसके बाद क्या करना है, फिर से यहाँ पे स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब बोथ साइड पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 9 विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम पी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब क्या करना है, ये कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से हम फिर कह सकते हैं कि 3 डिवाइड क्यू स्क्वायर, सो 3 विल ऑल्सो डिवाइड, 3 विल ऑल्सो डिवाइड क्यू, 3q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि q बाई 3, लेट सपोज d आ गया, ठीक है, एक नंबर d आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या आ गई वैल्यू, q इज इक्वल टू 3d आ गया, और यहाँ से क्या आई थी वैल्यू, p इज इक्वल टू 3c आया था, ठीक है। अब यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली, p की वैल्यू मिली 3c और q की वैल्यू क्या मिली 3d। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 एक कॉमन फैक्टर मिल गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसके नीचे ही आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। अच्छा, आप यहाँ पे ना ये भी लिख लोगे, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, √3 इजकल टू p बाई क्यू। यहाँ पे आप लिख देना वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड HCF ऑफ p एंड q क्या है, 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखोगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q have no common factor, ठीक है। ये लिख दोगे अदर देन 1, ठीक है। नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे आपको लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √3 इज irrational नंबर। फिर आप क्या लिख लोगे, सो वी कैन कंक्लूड दैट √3 इज irrational नंबर। आपको ये जरूर लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन, ये आप जरूर लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टाइप का। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10, शो दैट 5 माइनस √3 इज irrational नंबर। इसमें भी हमें वही करना है, क्या, लेट अस अज्यूम कि क्या 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहले आप ये लिख दोगे, तो 5 माइनस √3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 5 माइनस √3 विल बी इक्वल टू p बाई क्यू। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स मतलब कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड HCF ऑफ को प्राइम्स है, तो इसका मतलब भी यही हुआ, HCF ऑफ p बाई क्यू क्या होगा, p एंड q विल बी इक्वल टू 1। अब क्या करना है, आपको रीअरेंज करना। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं करना है, ये दूसरे टाइप का। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर नहीं करना, आपको रीअरेंज करना है। 5 माइनस पी बाई क्यू को इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस के फॉर्म में इधर आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। 5 माइनस पी बाई क्यू विल बी इक्वल टू √3। अब आपने क्या देखा कि ये एक इंटीजर है, 5 क्या है, एक इंटीजर है, और सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और p बाई क्यू आप तो जानते हो कि रैशनल नंबर है, क्योंकि सिर्फ रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये रैशनल और ये रैशनल दोनों मिलके क्या बनाएंगे,
रैशनल नंबर बनाएंगे। बट √3 तो आप जानते हो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है? एक इर्रेशनल नंबर। तो क्या रैशनल नंबर कभी इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? दोनों तो भाई इक्वल अलग अलग है, दोनों इक्वल इक्वल हैं। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर कैसे इक्वल हो सकते हैं? एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सो आपका क्या हो गया, ये जो अजम्पशन था वो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो आप यहाँ पे फिर से वही लिखोगे कि 5 एंड p/q आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, but √3 is an irrational number। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखोगे आप? ये लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption। ठीक है, हमने इनकरेक्ट assumption लिया था, तभी तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, गलत आया। अब ये बात हमारी अगर सही नहीं हो सकती तो जो हमने माना था उसके अपोजिट हो जाए, क्या होगा? फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, या फिर इज इर्रेशनल, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं या इज इर्रेशनल भी लिख सकते हैं। तो इसका बस इतना ही प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा टाइप। तीसरा टाइप दिया गया है शो दैट 3√2 इज इर्रेशनल। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3 क्या है, 3 है एक इंटीजर यानी कि एक रैशनल नंबर, और √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक इर्रेशनल नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि क्या ये एक इर्रेशनल है तो ये कैसे है। यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि लेट अस अज्यूम 3√2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, 3√2 इक्वल कर दोगे p/q के, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, p एंड q आर को प्राइम्स, सो HCF ऑफ p, q क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से रीअरेंज करना है। क्या रीअरेंज करना है, √2 यहीं पे रहेगा और p/q, और ये 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ नीचे आ जाएगा, तो p/3q आ जाएगा। अब p और q पहले से ही रैशनल नंबर है, और 3 एक क्या है, एक रैशनल नंबर या इंटीजर कह दो, तो वो अगर रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो हमेशा और हमेशा क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो आप ये √2 जानते हो कि इर्रेशनल नंबर है, और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो क्या रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के कभी इक्वल हो सकता है? वो तो दो अलग अलग नंबर्स है, जस्ट अपोजिट एक दूसरे के अलग अलग नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, है ना, और लिखेंगे क्या, वी नो दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर and p/3q is rational number। they can never be equal। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 3√2 इज इक्वल टू p/q, यानी कि 3√2 क्या है, कि रैशनल नंबर है, सो वी कैन कंक्लूड दैट 3√2 इज इर्रेशनल नंबर। ये सब आपको क्या करना है, लिख लेना है। क्या करना है, लिख लेना। आप अच्छे से सुनिए और इसे अपनी कॉपी में नोट करिए, और इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सारे टाइप के आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आसानी से खुद से सॉल्व कर पाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, और
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड के कार्ड को क्लिक करें एंड नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए लेफ्ट साइड के कार्ड को क्लिक करें।